नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति की जांच होगी। ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों का विवरण मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी है। एक रिपोर्ट देखिए। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब ईडी ने विकास दुबे की संपत्ति की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी है। विकास दुबे के नाम से लखनऊ में 2 बड़े मकान हैं। जय वाजपेयी, जो कि विकास दुबे का फाइनेंसर और सबसे विश्वस्त था, उसके माध्यम से विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में निवेश किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के पहले के करीब 6.30 करोड़ रुपए की नकदी को विकास दुबे ने 2% सूद पर चलाया था। बताया जा रहा है कि जय वाजपेयी ने इस 2% को 5% छूट पर मार्केट में दे रखा है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से पुलिस ने कई मामलों में पूछताछ की है। खासकर नेताओं और व्यापारियों के साथ संबंध को लेकर भी पूछताछ हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो राजनीति में अच्छी पकड़। पुलिस विभाग से लेकर नेताओं की चौखट तक विकास ने अपने संपर्क का जाल बिछा रखा था। पुलिस विभाग में विकास दुबे ने किस हद तक अपनी पैठ जमा ली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कानपुर शूटआउट के बाद चौबेपुर थाने के 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। यहां तक कि अनंत देव सिंह, जो कानपुर एसएसपी थे, उनका भी ट्रांसफर किया जा चुका है। रियल एस्टेट के बाद सियासत। विकास दुबे ने रियल एस्टेट से लेकर के सियासत तक में हाथ आजमाए। जिला स्तर का एक चुनाव भी जीता और कई नेताओं के साथ भी नजर आया। अपने क्षेत्र में दबदबा बनाने वाला दुबे उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने गए 8 पुलिसकर्मियों पर गोलियों की बौछार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने की सनसनीखेज घटना हुई। जबरन करता था जमीनों पर कब्जा। अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ विकास दुबे ने अपना एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। विकास और उसके परिवार के नाम करीब 250 बीघा जमीन है। विकास दुबे ने जमीनों पर धौंस से दिखाकर कब्जा किया। विकास दुबे के रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस थे और गांवों में उनके परिवार के नाम ढेरों संपत्तियां हैं। विकास उद्योगपतियों से प्रोडक्शन मनी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली भी करता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि विकास ठेकेदारी दिलाकर और संपत्तियों को खाली कराने के नाम पर मोटी रकम कमाता था। कई फैक्ट्री मालिकों से विकास के गुर्गे वसूली भी किया करते थे। विकास को महंगी गाड़ियों का भी शौक था। पुलिस विकास और उसके करीबियों के बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। बहरहाल अब पुलिस विकास दुबे के मददगारों, उसकी गैंग के अन्य सदस्यों की धरपकड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ संपत्ति की जांच भी शुरू हो गई है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे के कानपुर स्थित बिकरू गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास दुबे के गांव में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, तो वहीं बिकरू गांव में पुलिस वालों ने गांव वालों को समझाने का काम भी शुरू कर दिया है। पुलिस वाले लोगों को बता रहे हैं कि विकास दुबे मारा गया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस के गांव के लोगों के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग में लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया कि कैसे पुलिस बिल्कुल उनकी शिकायत नहीं सुनती थी। गांव में सिर्फ विकास की दबंगई चलती थी, बगैर उसके कोई कुछ नहीं करता था। जमीन कब्जा करना, लोगों का सामान ले जाना उसका रोज का काम था। आपको बता दें, विकास दुबे जो कि इलाके का कुख्यात अपराधी था, जिस पर पिछले 20 सालों में हत्या के प्रयास के 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। जुर्म की दुनिया में विकास दुबे का इतिहास करीब 20 साल पुराना है।
लॉकडाउन के 40 दिन के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के बीच प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 55 घंटे का प्रदेश व्यापी प्रतिबंध लागू हो चुका है। ये 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेगा, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। आज गांव, शहरों में बाजार, मंडियां और ऑफिस बंद हैं। इसके अलावा आज से मास्क न पहनने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने दे रही है जिन्हें इमरजेंसी है। बाकी लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। और इस दौरान पुलिस कमिश्नर सुजीत कुमार पांडे ने सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया। बस दोनों पर्पस है। नंबर 1, अनावश्यक रूप से कोई ना निकले। जो निकले बिना मास्क के निकल रहा है उसको मास्क दे भी रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 80 टीम्स बनाई गई हैं और 20,000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिए गए हैं। प्लस जितने लोग रेलवे स्टेशन या बाकी मेडिकल रीज़न या किसी कारण से जिसमें बहुत ज़रूरत हो उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी निकल रहा है उसका चालान हो रहा है और उसको हम मना भी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट आपको यहाँ भी सुनाई दे रहा है, हर जगह हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सभी गाड़ियों से हो रही हैं, सभी पीआरवी कर रही हैं, आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि लोग नहीं निकले। पर कम पुलिस थी वहाँ पर। नहीं, कल रात भी मैं निकला था, सुबह 10 बजे से यह प्रतिबंध लगा हुआ था। हम तो 8:30 से घूम रहे और सभी जगह बहुत पुलिस है। आम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस इसका पालन करें, उनके लिए सरकार ने किया है, एक मिशन के तहत किया हुआ है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आखिरकार एक्शन में आ ही गई और इस बार समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी पर रासुका लगा दिया। दरअसल बदेठी आगजनी कांड के आरोपी सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई थी। सपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। एक रिपोर्ट देखिए। सुपर एक्शन में योगी सरकार, बदेठी आगजनी कांड में की कार्रवाई, समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा रासुका, समाजवादी पार्टी में हलचल तेज। 9 जून का वो काला दिन कौन भूल सकता है, जहां सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बदेठी गांव में मामूली से विवाद के बाद दलित बस्ती में आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिद्दीकी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उस दौरान उनके समेत 60 से अधिक लोगों को उसी समय गिरफ्तार किया गया था। कई लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें जावेद सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। घटना की जानकारी होने के बाद भी सीएम ने रासुका लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गिरफ्तारी के बाद से ही सपा नेता जेल में बंद हैं। उस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्सनाथ यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी हस्तक्षेप करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इन सबके तहत शुक्रवार को जिला प्रशासन ने उन पर रासुका तामिला करा दिया। रासुका लगने की खबर लगते ही सपा खेमे में हलचल मच गई, लेकिन अब एक सुर में सभी ने मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने का आरोप लगाया। वहीं बात करें उस घटना की तो उस समय का एक वीडियो अब भी वायरल हो रहा है, जिसमें दलितों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। वीडियो में वर्ग विशेष के लोग दलित बस्ती में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग मौके पर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों की दलितों को घरों में जिंदा जलाने की साजिश थी, लेकिन सतर्कता के चलते लोग बच गए। लोगों ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन जानवरों को नहीं बचा पाए। इस पूरी हिंसा में कई जानवर जिंदा जल गए। अब उनकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी कांड का सपा नेता जावेद सिद्दीकी मास्टरमाइंड निकला था। जावेद सिद्दीकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बेहद करीबी बताया जाता है। उसी समय पुलिस ने जावेद समेत करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 57 लोग नामजद थे।
उधर मामले में गंभीर रूप अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर रासुका लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद कल जावेद सिद्दीकी के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई। बहरहाल सीएम योगी की इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई है। इस सब के बीच आज अभी तक इस कार्रवाई पर सपा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट एएनबी न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 3 दिन के अंतर्गत यानी कल रात्रि 10 बजे से आज पूरा शनिवार, कल पूरा रविवार और प्रातः 5 बजे सोमवार को तब तक जो है पूरे प्रदेश में सभी बाजार, सभी कार्यालय और सभी ऐसी व्यवस्थाएं जो अनावश्यक, जो जिस रूप में कह सकते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसी सभी एक्टिविटी को रोका गया है। केवल आवश्यक एक्टिविटी को अलाउ करके पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था दी गई है और प्रतिबंध दिए गए हैं। उन प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी ली थी, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी कमिश्नर्स, सभी एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज एवं सभी जिलों के एसपीज और एसएसपीज, सभी लोग सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। उनको ये निर्देश दिया कि ये जो सेकंड सैटरडे और संडे का दिन मिला है, इनमें कोविड के स्प्रेड को रोकने के लिए, कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी है इन 2 दिनों में, जहां सामान्यतः वैसे ही एक्टिविटीज़ कम रहती हैं, हम इनका फ़ायदा लें और इन 2 दिनों के लिए जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना और मिनिमल घर से बाहर निकलना ये सुनिश्चित किया। गलवान घाटी में धोखे से वार से बढ़ते अविश्वास से चीन की घबराहट साफ दिखने लगी है। भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गलवान वैली की घटना के बाद भारतीयों का एक तबका भारत चीन संबंधों को गलत तरीके से पेश करने लगा है, जिसको लेकर ग्रेटर नोएडा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहर ने कहा कि चीन कभी सुधरने वाला नहीं है। तो साथ ही उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे विवाद पर भी टिप्पणी की। मोराल के तरीके से उनको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। और एक बात और है जो हमने इकोनॉमिक एरिया में, आर्थिक क्षेत्र में भी हमने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और उनको इससे बड़ी चिंता हो गई है। न केवल 59 ऐप्स, परंतु वहाँ से जो FDI आता है, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने देने बंद कर दिए हैं, चाहे रोड्स में हो, रेलवेज़ में हो और किसी क्षेत्र में हो। और यहाँ पर जो आक्रोश है भारत में और जो वक्तव्य दिए गए हैं हमारे मंत्रियों से, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उससे उनको बड़ी चिंता है जो कहीं आर्थिक क्षेत्र में उनको नुकसान ज़्यादा ही न हो जाए। जो प्रधानमंत्री का आह्वान था 3 जुलाई को, वो पूरी दुनिया ने सुना और दुनिया में भी और देशों में भी ये साहस आया है जो चीन के विरुद्ध कुछ बातें करें, कुछ बातें उठाएं। और इन ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के, और जैसे 2 बहुत बड़े युद्ध बेड़े अमेरिका के, वो आ गए हैं साउथ चाइना सी में, ताइवान के पास अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो USS निमित्ज, USS रोनाल्ड रीगन, तो इससे भी दबाव बढ़ा है। चीन ने कहा है जो हर जगह से वो हट रहे हैं और पेंगोंग लेक से भी हट जाएंगे, वो उनका केवल एक टैक्टिकल मूव है। मेरे विचार से ये अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। चीन फिर से आएगा, दोबारा आएगा और ज़्यादा सैनिक लेकर आएगा और ज़्यादा साजो सामान लेकर आएगा और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आएगा। परंतु क्योंकि उसने अभी ये नहीं कहा है जो ये LAC जैसी है वैसी होनी चाहिए, उसने नए फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड क्रिएट करने का प्रयास किया है। उसने अब कहा है जो पूरी गलवान वैली उसकी है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसने ये 1962 के बाद ये पहली बार कहा जा रहा है। और फिर जो चीन का राजदूत है यहाँ पर, उसने भी कल ये दोहराया है, हालांकि और तो उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं,
जो हमको मिलकर काम करना चाहिए, पीस शांति से बात करनी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए, हमको जो सहयोग है उसको बढ़ाना चाहिए। ये कहने के लिए तो बातें बड़ी अच्छी हैं, परंतु उनको आपको ज़मीन पर कार्यान्वित करना होगा, और चीन उसने कार्यान्वित नहीं किया। जो चीन भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख से अपने अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी पर सहमति जताई। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली की दिशा में तेज कदम उठा रहे हैं, जिसको लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के लिए चाइना तैयार हो गया है। चाइना PP-14 से PP-15 से PP-17A से विड्रॉ कर दिया है 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अब जहाँ तक पैंगोंग सो लेक के उत्तरी साइड में बात है, तो चीन फिंगर 4 और 8 में 3 और 4 के बीच में जो बंकर बनाया है, उससे चीन को डिसएंगेज करना पड़ेगा यदि चीन शांति चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया। मेरी सोच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सरप्राइज विजिट ले में 3 जुलाई को, SR मैकेनिज्म के तहत मिस्टर अजीत डोवल की बात चाइनीज़ काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वांग से 5 जुलाई को, और मिस्टर मोदी जी का विजिट 3 जुलाई का था, और 6 जुलाई को चीन एग्री कर जाता है डिसएंगेजमेंट के लिए। तो और भी जो कई बिंदुओं हैं कि एक मोदी जी के द्वारा बहुत कड़ा संदेश वो साफ कर दिया कि मोदी जी ने कहा कि जो विस्तारवाद में विश्वास करते हैं उनको तो या तो मौत होती है या उनको वापस जाना पड़ता है। संदेश उसके अलावे कुछ और बिंदु हैं जिसके कारण चीन के हृदय में परिवर्तन हुआ है। पहला कि जो हमारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, चाहे 3 डिवीज़न का डिप्लॉयमेंट हो या अपना एयरफोर्स का प्रिपरेशन हो, चबुआ से लेके ले तक पूरा एयर बेसेस एक्टिवेशन का हो, जिस तरह से कूटनीति का हमने इस्तेमाल किया है, और रक्षा मंत्री जी रूस के विज़िट में गए थे, वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। जिस तरह से विदेश के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कूटनीति स्तर पे हमने चीन को पूरी तरह से कॉर्नर कर लिया है, जिस तरह से हमने चीन के लिए मल्टी फ्रंट खोल दिया है, साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह, और जिस तरह से हमने आर्थिक जंग चीन के खिलाफ छेड़ा है, शुरू कर दिया है, चीन के 59 एप्लीकेशंस को बैन करके, ये इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा जो कारण है चीन का भय, प्रेसिडेंट जी का भय कि यदि गलवान वैली 16 बिहार रेजिमेंट वाला शौर्य का फिर से प्रदर्शन हुआ तो उसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया, और इस दौरान सीएम ने कहा कि जब राज्य में कोरोना का पहला केस आया था तब एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो राजधानी के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले चरण में 60 नमूनों की जांच की जाने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ अब सभी 18 मंडलों में जांच के लिए लैब हो चुकी है। इनके जरिए प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने में काफी मदद मिलेगी। अब हमारा प्रयास दूसरे चरण में हर जनपद में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का होगा। मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं, और इससे अनेक जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 1820 न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर, 180 न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, 82 सिक न्यू बॉर्न यूनिट की स्थापना प्रदेश के अंदर हुई है। 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है।
38,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हो रहे हैं, यानी 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज क्षमता विकसित की है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिन 6 कमिश्नरी में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, उन 6 कमिश्नरी की 7 कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब BSL 2 की लैब को आज एक साथ हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज से वहां पर टेस्टिंग की क्षमता भी हम लोग विकसित करने में और वहां पे सैंपल लेकर के कोविड-19 की जांच करने की एक सुविधा वहां पर उन कमिश्नरी मंडलीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हो चुकी है। इसके साथ ही आज और कल 2 दिन के लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। जैसे हम यहां बैठे हैं, इतने भी हर कार्यक्रम के शुभारंभ का हम किस रूप में करते हैं? हम जाते हैं, दीप प्रज्वलन कर लेते हैं, अच्छा है। मुजफ्फरनगर में भोबा थाना क्षेत्र तीर्थ नगरी के नाम से विख्यात शुक्र तीर्थ स्थित कोड़िया मठ आश्रम में बुधवार को 1098 पर आई शिकायत पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने आश्रम में छापेमारी करते हुए 8 बच्चों को मुक्त कराया। 2 बच्चों को आश्रम के लोगों ने मौके से गायब कर दिया था, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बंधन मुक्त कराए गए 8 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया और मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल परीक्षण में 4 बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, कॉल रजिस्टर्ड होके आई थी कि यहाँ पर कोठिया मठ आश्रम है, इसने बच्चों का बंधक बना रखा है। तो ये 8-10 बच्चे थे, हमने वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने बच्चों को इतना बहका रखा था कि बच्चे सब मेहंदी की तरफ से बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बार बार, लेकिन वो उनकी घबराहट को देखकर और बार बार फुसफुस को देखकर हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा कि हमें बच्चों से बात करने दो अलग, लेकिन बच्चों ने उनके आगे उन्हीं की बोली। हमने जब बच्चों को थोड़ा अलग ले गए तो बच्चों ने हमें बताना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसमें से उन्होंने कभी कोई सा बच्चा दुबका देते थे, कभी कोई बच्चा दुबका देते थे। ये हमें शक इससे और ज़बरदस्त हुआ। फिर हमने खैर उन लोगों को कहा कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हमारे भाई ड्यूटी है, हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। हम उन बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और आप अपने बच्चों को कल सुबह को ले आना, जैसे फॉर्मेलिटियाँ पूरी होंगी। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इसी बीच, जैसे हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे सब कुछ, तो उन्होंने 2 बच्चों को गायब कर दिया। 9 जुलाई को थाना भोपा पर चाइल्ड हेल्पलाइन मतलब 1098 के परिवार द्वारा एक प्रार्थना पत्र जांच आख्या दी गई, जो SHO भोपा को संबोधित है। उस प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोठिया मठ में नॉर्थ ईस्ट के 10 बच्चे जो रहते हैं उनका लैंगिक शोषण किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो इस मामले में समुचित धाराओं में थाने में मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना प्रेस की जा रही है। इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें यौन शोषण का भी मामला सामने आया। हाँ, उसमें है जो मुकदमा, उसमें तहरीर में लिखा है, वो पूरा लिखा है, उसमें लोग लैंगिक शोषण है उसमें। तो जो मठ के मठाधीश थे वही इस कार्य में 2 लोग हैं नामित किए गए उनको। प्रदेश में लगाए 55 घंटे के लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आज मथुरा के राया में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जगह जगह पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे SDM महावन ने ANB न्यूज से कहा कि हम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे हैं। जब प्रशासन द्वारा 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो हम आपको यहाँ दिखाएंगे लोग पुलिस किस तरह यहाँ मुस्तैद बाज़ारों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ SDM साहब महावन मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी देंगे। सर, लॉकडाउन किस तरह लगाया गया है मथुरा में? 10 तारीख की रात 10 बजे से 13 तारीख सुबह 5 बजे तक का ये लॉकडाउन प्रभावी है और पूरी तहसील से 10 बार आया। हम लोग लगातार कमर्शियल से भ्रमणशील है और लॉकडाउन का 100% अनुपालन करा रहे हैं।
एसडीएम साहब ने बताया है कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। मथुरा से ऋतु शर्मा ये है। अमेठी में 55 घंटे के लॉकडाउन को पूरा पालन कराने के लिए डीएम अरुण कुमार और एसपी ख्याति गर्ग ने संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों और कस्बों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को डीएम ने निर्देश दिए, तो साथ ही इन बड़े अधिकारियों ने जिले में लॉकडाउन का पालन न करने वाले और मास्क न लगाने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई और जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बीच दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर फिर से सील हो गया। ऐसा यूपी सरकार की ओर से करीब 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने की वजह से हुआ। लॉकडाउन 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें, यूपी बॉर्डर से दिल्ली की ओर रोजाना करीब 3 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही होती है। नोएडा, गाजियाबाद के बॉर्डर होने से दिल्ली नौकरी करने वाले लोगों को परेशानी आ रही है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से लोगों को कार्यालय जाने आने में भी परेशानी हो सकती है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।